थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ जो लास्ट में नॉलेज कैप्सूल का सेशन चलता है साथियों, सभी को साथियों जो जिनकी सोच बड़ी होती है उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है, और जो सबके लिए काम करता है दुनिया को बदलने का साहस वही रखता है। तो सर का जो नॉलेज है ना वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और सबको साथ लेके चलने का सर की खासियत है। तो आप सभी की जोरदार तालियों से मैं रूबी पिन पे साथी हैं, सर हैं। कहा जाता है कि जिनमें होती है स्पेशल खूबी वही बनते हैं रूबी, और सर ने अभी सितंबर में ही रूबी का पिन लेवल हासिल किया था। तो मोस्ट वेलकम सर। आप सभी की जोरदार तालियों से मैं रिस्पेक्टेड सुरेश यादव सर को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। आपको देख करके गर्व होता है कि जो हमारा अभियान है महिला सशक्तिकरण, उसको आपने चरितार्थ किया है और बहुत सारी बहनों की प्रेरणा स्रोत आप हैं। मुझे गर्व है आप पर, और कभी भी इस भाई की अगर जरूरत होगी तो मैं साथ हूँ आपके। मैं सबसे पहले तो आज जो होस्टिंग पार्ट को लेकर के, देखिए ये इंस्पिरेशन का विषय है कि जितनी भी हमारी बहनें इंडिया लेवल से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए था। तो आज आपको रोल मॉडल मिल गया है आदरणीय बहन सुषमा बिष्ट के रूप में। और बीसी छाबड़ा सर जो है ना, आजकल जितनी भी मीटिंगें ले रहे हैं ना, उसमें जो पीपीटी चला रहे हैं उसमें बहन जी का जरूर चलता है, ताकि लोग ना अपना रोल मॉडल खोज पाए। तो गर्व होता है आपको देख करके दिली। इसके बाद राजपाल सर जो है आए स्टोरी पार्ट को लेकर के, लोगों को सीखने के लिए एक मंच जो है ना आपको जो उपलब्ध करा रहा है कि आप इनकी उम्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में भी कितने एक्साइटेड होकर के सर जो है ना लोगों के बीच में बताते हैं कि इस अभियान को कैसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर संजय राय सर जितनी सौम्यता से, जितनी गहराई से न्यूट्रिशार्ज की नॉलेज हम लोग के बीच में प्रोवाइड कराते हैं, सर आपका बहुत आभार और बहुत एहसानमंद हम लोग हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है तो आप न्यूट्रिशार्ज की इतनी बारीकियां हम लोग को बताते हैं, और ये टीम लेकर इसको आगे बढ़ रही है। आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी है। मैं इस वक्त रविंद्र ठाकुर के यहाँ हूँ। कल मेरा जेएंडके में प्रोग्राम था और आज मेरी एलडीपी लगी हुई है, टीटीडब्ल्यू सॉरी। तो देखिए सर कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि सर आप मेरा सेशन ले लीजिए। तो ये मेरे लिए एक प्लेजर है, एक सौभाग्य है, प्रिविलेज है मेरा। तो मैं जो आज टॉपिक लूंगा, टॉपिक तो कोई भी आप समझ सकते हैं कि मछली अगर समंदर में रहती है पानी में तो कब पीती है, कब सोती है, कब खाती है, जब उसी में रहना है। तो इसमें तो हर दिन एक स्टोरी है। तो आज जो मैं आज आपके बीच में लेने जा रहा हूँ, टॉपिक होगा कि इसमें आने के बाद कुछ लोग कतराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, हिचकते क्यों हैं, खुल के क्यों नहीं काम करते हैं। ये चैलेंज है असली। मैंने खुद पर अगर प्रैक्टिकल किया, मैं क्यों कर पाया इसको। मैं इसलिए कर पाया कि शुरुआती दौर में सुषमा दीदी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पोटेंशियल का स्टडी किया। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो फैमिली बैकग्राउंड था खेती बाड़ी, और मेरे फादर ग्राम विकास अधिकारी थे। मैं नौकरी में था, मैं ग्राम विकास अधिकारी था। इसके बाद रिजाइन करके एज ए टीचर मैंने अपने करियर की शुरुआत किया, और मेरा जो झुकाव था वो नौकरी की तरफ था। क्योंकि बचपन से जिस माहौल में मैं पला बढ़ा था, वो माहौल जो है खेती बाड़ी और नौकरी की तरफ मेरे को माइंड से मैंने तैयार हो लिया था अपने आप को। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने रिजाइन किया था ग्राम विकास अधिकारी, और इसमें समय निकल जाती थी, इसमें तैयारी कर रहा था। तो मैं पूरी तरह से तैयार था कि मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी करके बड़ा नौकर बनूंगा, बड़ा ऑफिसर बनूंगा। इसके पहले मैं करीब 14 रिटर्न्स निकाला था। तो मतलब विश्वास भी था घर वालों को भी, मेरे को भी, क्योंकि मैंने कई बार प्रूव कर चुका था। कई बार जैसे मैंने क्लास को टॉप किया, स्कूल को टॉप किया, जिले में पोजीशन हासिल किया। तो कोई भी गार्जियन उम्मीद कर सकता है। मेरे बाबूजी मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते थे कि मेरा ये बेटा जो है, हम लोग जो नहीं कर पाए उसको ये करेगा। तो एम्बिशस मैं भी था, मेरे घर वाले और अगल बगल वाले भी उम्मीद किए थे। इस माहौल में मुझे एक नया ट्रैक चुनना एक चैलेंज भरा मेरे लिए टास्क था।
सबसे बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए ये था कि लोग क्या कहेंगे, इसी से मेरा द्वंद्व चल रहा था। अगर किसी पुराने चीज को अगर आप चेंज करेंगे, तो आपको जब उससे अच्छी चीज मिलेगी तभी चेंज करना चाहिए। और मजे की बात है, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, उस परिवेश के लोगों को अगर वो पता नहीं है, तो सबसे बड़ा सामना आपका होगा उस परिवेश के लोगों से। जो प्रैक्टिकल मेरे साथ संघर्ष हुआ सुषमा दीदी, वो ये नहीं कि लोग जुड़ते थे लोग नहीं, वो तो मैं कर लेता। सबसे बड़ा चैलेंज था कि जैसे मैं लेकर के निकला, इसके बाद टूट पड़ा पूरा समाज मेरे पर। प्रैक्टिकल कुछ चीजें अगर मैं बताऊंगा जो कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि मेरा नहीं चलता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था सुषमा दीदी, मेरे मामा का एक लड़का था जिसके साथ जब मैं बीएससी कर रहा था तो पॉलिटेक्निक कर रहे थे। रविंदर इस वक्त साउथ कोरिया रहते हैं। तो मैं बड़े उम्मीद से लेकर के गया था कि रविंदर जो है मेरा बहुत प्यारा मतलब भाई था, मामा का लड़का था तो भाई था, हम लोग साथ रहते थे। और एक लौता बेटा था, मेरे मामा जो गवर्नमेंट टीचर थे। तो मुझे ये लगा कि अगर इसको कर लेगा ना, तो रविंदर जो है ना घर पर रहेगा और परिवार की परवरिश कर, बड़ा लाडला था, बड़ी परिवार थी, लेकिन तो मामा जी का एक लौता बेटा था। मैं उसको प्लान दिखाने के लिए गया, वो भी एक्साइटेड हुआ। इसके बाद अपने पिताजी से यानी मेरे मामा जी से बताया कि सुरेश लेकर के आया था, ऐसा ऐसा मैं करूंगा। मामा जी इतना भड़क गए कि मेरे बाबूजी को आकर के बताए कि अगर मान लीजिए आपका लड़का तो सक्सेस हो गया है, और अगर ये इसका दिमाग खराब हो गया, तो कम से कम हमारे घर को तो बख्श दे। मतलब इसको एक कौन हक दे दिया। मैंने जिस मामा के यहाँ मैंने पूरा बचपन गुजारा, जो मामा मुझे गोदी में लेकर के खिलाए थे, उसी मामा ने इस वर्डों का प्रयोग किया। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति टूट जाता। मेरे पिताजी ने फिर मेरे को कहा कि सुरेश, अगर तुम इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकते तो घर क्यों नहीं छोड़ दे रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोग आपके जो होते हैं ना, इतना विरोध करने लग जाते हैं कि आप टूट जाते हो। अभी आप मीनाक्षी और राणा का जो है ना, जो सुने थे इंटरव्यू, उसमें भी यही कहानी थी कि उनको सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से आया, अपनों से आया। मेरे को भी चैलेंज आया। तो उस कंडीशन में जो बाप अपने बेटे पर गर्व करता था, जब भी मीटिंग होती थी खंड विकास अधिकारी के यहाँ, तो बाबूजी हमारे कहते थे कि आप चिंता न करिए, आप क्यों क्लास ले लो, मेरा बेटा भी ऑफिसर बनेगा। उनके चेहरे पर एक चमक होती थी। वही लड़का बैग लेकर के उनके नजरों में अगर एक रिटेलिंग का काम करने लगे, तो आप सोचिएगा कितना हताश और मायूस होगा, जीवन होगा। तो उनके नजरों में मैं एक सड़क छाप काम कर रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हम अपने लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा काम है। और सबसे बड़ी चीज की कन्विंस तब हम करेंगे जब हम खुद कन्विंस होंगे। तो मेरे सामने सुषमा दीदी सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस परिस्थितियों से कैसे मैं बाहर निकलूं। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो इसी सब परेशानियों में घिरा रहता है। लोग पहले से परसेप्शन सेट कर लेते हैं कि मेरा लड़का नौकरी करेगा, मेरा लड़का खेती करेगा, बिजनेस करेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी बिजनेस के श्रेणी में लोगों ने रखा ही नहीं। इसको लोगों ने मनी सर्कुलेशन, लोगों को फेल होना, अब तक यही इसके लिए एक टैग बना हुआ है, यही इस पर एक तोहमत लगी हुई है। तो मैंने क्या काम किया, इसको ये वह कैसे फिर समझाएं। तो समझाने में दो चीज था, एक तो पहले खुद को समझाएं, फिर दूसरा चीज समाज को समझाएं। तो खुद को समझाने के लिए मुझे 3 साल समय लगा था। मैंने क्या काम किया कि बहुत सारी बुक्स का स्टडी किया। जैसे मैंने द पैराबोला पाइपलाइन, कॉपी किट मार्केटिंग, इसके बाद बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, मैंने 150 से ज्यादा मैंने किताबों का अध्ययन कर लिया। मैंने खुद को मनाने की कोशिश किया कि वाकई इसके डेटा क्या कह रहे हैं। इसके बाद मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया। इंडिया में जो भी कंपनियां चल रही थी, मैक्सिमम कंपनियों के मैं लिटरेचर्स वगैरह जैसे मिलता था, मैं डर लग रही थी कि अगर मान लीजिए ये नहीं चला, भाग गया, तो बहुत सारी भाग जाती थी, तो मेरा क्या होगा, फिर तो समाज जीना दुश्वार कर देगा। तो जब मेरे को एक बात समझ में आ गई, वो ये, मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूँ सुषमा दीदी। अमेरिका अगर आज महान राष्ट्र बना है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बना है, तो सभी पोर्टल पर जुड़े हुए भाई बहनों को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि उसमें एनालिसिस की गई कि किसी महान राष्ट्र को बनने में कौन कौन से कारक हैं। तो अमेरिका में निकल करके आया कि वहां गोरी प्रजातियां और काली प्रजातियां, दो तरह की प्रजातियां रहती थी, और दोनों में भयंकर गृह युद्ध होता था। ये 70-80 साल पहले की कहानी है।
वो राष्ट्र जो है ना बंटा हुआ, उसकी एनर्जी बंटी हुई थी। इसके बाद वहां के लोगों ने बड़ा चिंता व्यक्त किया कि इतनी बलिष्ठ निग्रो प्रजाति होती है, लेकिन यहाँ पर तो मार काट शुरू हो गई। तो वहां पर एक नेशनल हार्मोनी की जरूरत थी, राष्ट्रीय सौहार्द की जरूरत थी, जहां पर लोग उस महान राष्ट्र को बनने में अपना अपना योगदान दें। वो भाव कैसे आएगा? तो नागरिकों में सबसे पहले सामंजस्य होना चाहिए। तो 1959 में जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू हुई, तो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस देश में एकता स्थापित करने में। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ दीदी, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मेरे नीचे कोई मुसलमान भाई जुड़ गया, तो मैं कब नहीं चाहूंगा कि टेक्निकल बन जाए। अब आप सोचिए जरा सा कि एक हिंदू एक मुसलमान के कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करेगा, तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो समझेगा ना कि मेरे कौन है, मेरी सलामती के लिए वो दुआ मांगेगा, मैं प्रार्थना करूंगा उसकी कामयाबी के लिए। इसी तरह से हर मजहब के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते चले जाए, तो अंदाजा लगाइएगा कि वो राष्ट्र क्यों नहीं महान होगा। कहाँ उसमें नस्लीय झगड़े और दंगे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने ये चीज अध्ययन किया था कि ये बहुत बड़ी बात है। सतीश पंडित जी ने एक वर्ड बोला है कि जो मछली फंसाने के कांटे होते हैं, उस पर जो चारा लगाया जाता है, उस चारा का सिर्फ उद्देश्य होता है मछली को फंसाना। यहाँ पर जो कमीशन आता है, मैंने जो स्टडी किया था कि डायरेक्ट सेलिंग में जो कमीशन स्पेशली आरसीएम में ना, ये मछली के कांटे पर लगाया हुआ एक चारा है। असल मायने में हम सबसे राष्ट्र निर्माण का काम करवाना है। तो दीदी मेरे को जब समझ में आ गया कि ये तो बहुत बात है, हम राष्ट्र निर्माण में एक कंट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं। मैं बता दूं, ये बाधाएं मुझे शून्य नजर आने लगी। इसके बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं होती किसी राष्ट्र में, कमी होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। होता है जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का केंद्रीकरण और पूंजी का विकेंद्रीकरण। दीदी आप जरा सा सोचिए, आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे श्रोता है मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, आज के डेट में पैसा कमाने का अथॉरिटी किसके पास है? जिसके पास कोई एजेंसी है, जैसे पेट्रोल पंप है, होटल है, फैक्ट्रियां हैं, यानी जिसके पास एसेट्स है वही एसेट्स कमा रहा है। एक पेट्रोल पंप है, 4 पेट्रोल पंप का लाइसेंस ले रहा है। एक जगह जमीन है, 5 जमीन और खरीद रहा है, अपार्टमेंट बनवा रहा है। उसके पास अवसर नहीं है जिसके पास पूंजी नहीं है। यानी थॉमस माल्थस ने एक परिभाषा दिया था इकोनॉमिक्स के, सारे लोग जितने भी, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। थॉमस माल्थस ने इंडिया के बारे में बताया था कि इंडिया इज पुअर कंट्री बिकॉज इंडियंस आर पुअर। भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारत के लोग गरीब है। उसने बताया था कि अमीर बनने के लिए एक चीज चाहिए, पूंजी, और जिसके पास पूंजी नहीं वो अमीर नहीं बन सकता। तो दीदी मैंने इसको देखा था कि इंडियंस लोगों को अगर गरीबी से बाहर निकालना है तो फिर तो कुछ तो चाहिए। और ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, एक गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। मैं एक स्टडी किया था, ढेर सारे मैंने देखा, आईआईटीएंस को देखा, एमबीबीएस एमडी वालों को देखा जो कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मैंने एक नाम पढ़ा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उसका नाम है डक्स्टर एगर। डक्स्टर एगर ट्रक ड्राइवर था यूएसए का। और डक्स्टर एगर दे दे 22 उसके पास जेट प्लेन है आज के डेट में। साउथ कोरिया में 100 डायमंड उसके नीचे हैं, डक्स्टर एगर के नीचे। पैरों से जमीन खिसक जाती है, इतना पावरफुल चीज है ये कि एक गरीब आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर को इतना बड़ा मालिक बना सकता है ये। छोड़िए इंडिया की अगर मैं बात करूं, जब मैं इसको शुरुआत किया तो मैंने देखा अपने जो रोल मॉडल इंडिया के आदरणीय डॉक्टर वत्स साहब, डॉक्टर वत्स साहब जो है संस्कृत से एमए किए थे, संस्कृत से। मैं एमएससी था। आप समझदार लोगों को पता है कि एमएससी वालों की क्रेज जो है ना संस्कृत वालों से ज्यादा होती है। मेरी सैलरी जो है ना 50,000 के आसपास उस वक्त थी, अभी 1,15,000 हुआ है। और वत्स साहब ने शुरुआत किया था कैरियर की 500 से। ने बोला था कि मैंने कुछ दिन तक 500 रुपए पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। और डॉक्टर वत्स साहब आज के डेट में 50-50 लाख रुपए एक एक महीने की इनकम दिए, इसके दम पर, इस टूल्स के दम पर। तो मैंने क्या समझा, इतना खतरनाक टूल है कि किसी भी गरीब आदमी को ये उद्योगपतियों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। इसके बाद मैंने रोल मॉडल जो इंडिया के हैं, प्रिंस ऑफ आरसीएम जिनको कहा जाता है, हमारे आदरणीय राकेश शर्मा सर, इनके मैंने बारे में स्टडी किया कि एक साइकिल से चलने वाला लड़का
और आज के डेट में लोगों को कार का मालिक बना रहा है। तो इतना महान उद्देश्य पाने के बाद अगर मैं समाज का फेस न कर पाऊं तो फिर तो मुझे खुद पर डाउट होना चाहिए। इसके बाद दीदी मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैंने कहा कि आंधी कितना भी तेज हो, अब मैं तुमको औकात में लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि ये क्या कर सकते हैं। और एक चीज मैंने एक बार में एक काम को किया, मतलब मल्टीटास्किंग मैंने नहीं किया। मुझे पता है कि अमिताभ बच्चन ने जो है ना मल्टीटास्किंग की कोशिश किया था, सदी के मेरे महानायक। उन्होंने जो है ना हेमवती नंदन बहुगुणा को पराजित कर दिया था पॉलिटिक्स में। लेकिन इसके बाद उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये स्किल मेरे पास नहीं है। राजीव गांधी ने राजनीति किया और हमारे अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग किया। आप जिस फील्ड के महारथी है, सिर्फ एक काम को पकड़िए और उसकी विशेष एजुकेशन लीजिए, कामयाबी का मूल मंत्र। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम सभी लोगों को, टाइम तो ओवर हो गई, माफ करिएगा। मैं चूंकि मैं लैपटॉप से नहीं जुड़ा, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ दीदी, तो ये ओवर हो रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं ना, पहला काम करिएगा ना, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को आप लोग समझिए। एक लाइन में मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है करीब 25,000 करोड़ के आसपास है। ट्रेडिशनल टर्नओवर जो है ना 64 लाख के आसपास, 64 लाख करोड़ है। एक दूसरा साउथ कोरिया का स्टडी करिएगा, पूरी आबादी मात्र 5 करोड़ है दीदी। उत्तर प्रदेश में 5 कोरिया बन जाएंगे, उसका टर्नओवर 1,32,000 करोड़ का है। यानी कुल मिला जुला करके लिए सोया हुआ, कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया स्लीपिंग जायंट्स, एक सोया हुआ राक्षस है, ये जगेगा 2030 तक। तो सारे लोग तैयारी कर लीजिए। माफ करिएगा मैंने 4 मिनट ज्यादा ले लिया। अगर हम लोगों के आदर्श आदरणीय राकेश सर हैं तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो समापन करें। बाकी ओवर टू दीदी सुषमा बिष्ट। आप ही को करना है सर, ओवर। माफ करिएगा, गुरुदेव नहीं है। तो अभी कल जो है ना मैं ट्रेन में था, तो बिल्कुल चश्मा ही दिख रहा था, अंधेरा अंधेरा सारा कुछ था। उस बोगी में सारे लोग जो है ना लाइट बंद किए थे। दीदी मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि सारे लोग जो है ना, क्लोजिंग में मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो जितने लोग आए थे, जैसे आपने होस्टिंग किया, रसपाल सर ने जो है स्टोरी पार्ट बताया, डॉक्टर संजय सर ने न्यूट्रीचार्ज के बारे में जानकारी दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आभार उनका भी, जैसे कितना दीदी अगर मान लीजिए कोई पार्टी चल रही है, इसमें होता ही नहीं, तो पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। तो आप सभी लोगों का आभार जो इसमें आए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास टूल्स के नाम पर बहुत कुछ है, लेकिन जितने भी व्यूअर्स आज जुड़े हुए हैं ना, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टूल है मिरेकल मॉर्निंग। क्योंकि इसमें एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। इसमें स्टोरी भी मिलती है, होस्टिंग मिलती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, और लास्ट में एक कॉम्पैक्ट आपको एजुकेशन मिलता है। ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो आप लोग लगिए, इसका यूज करिए। गंगा जी में पानी तो आता है, लेकिन काम कितना लोग ले पाए यही उनके लिए है, बाकी तो निकल करके समंदर में चला जाएगा। तो ये सेशन डेली सजता है, इसमें आपके लोग कितने आते हैं बस इसी के लिए मतलब आपका है। तो आज हम सभी लोग एक मजबूत नारे के साथ कल की उपस्थिति और बढ़ाएंगे। नारा होगा कि फरवरी खास है, रचना इतिहास है। सर प्लीज। फरवरी खास है, रचना फरवरी इतिहास है। खास है, फरवरी खास है।